अब हम देखेंगे कि नैरेटिव एनालिसिस में दो तरीके के यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है, एक कैटेगरिकल और एक होलिस्टिक। कैटेगरिकल जो नैरेटिव एनालिसिस में होता है, उसमें एक व्यक्ति का इंटरव्यू या बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ है, जो इन लोगों के इंटरव्यूज़ है उनमें से एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस या एक पर्टिकुलर फिनोमेना देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो एड्स विक्टिम्स है या एड्स पेशेंट्स है या एलजीबीटीज़ है, उनके जीवन में कैसा स्टिग्मा रहता है, कैसे शर्म उनको फेस करनी पड़ती है या एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। ये एक पूरा सब लोगों से ये पूछा जाता है कि किस तरीके से आपको एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो ये एक पर्टिकुलर होता है कैटेगरिकल, सिर्फ एक कैटेगरी, सिर्फ उनको स्टिग्मा के बारे में पूछा जा रहा है। अब हो सकता है उनके जीवन में सिर्फ स्टिग्मा नहीं हो, दूसरा होता है कि आप कैसे उसको कोप भी करते हो, कैसे आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो, वो पार्ट्स हो सकते हैं। बट सिर्फ आप उससे पूछ रहे हो कि आप का ये पर्टिकुलरली कैसे, या आप क्रिमिनोलॉजी के भाषा में पूछे तो क्रिमिनोलॉजी के डिसिप्लिन में ये पूछे कि जो क्रिमिनल्स है उन उन लोगों ने क्राइम कैसे सीखा, सिर्फ यही पार्ट सीख कर रहे हो, या रेप विक्टिम से पूछ रहे हो कि रेप का जो विक्टिमाइजेशन, उनके साथ जो विक्टिमाइजेशन हुआ वो कैसे हुआ उनके साथ, या वॉट एवर दैट काइंड ऑफ थिंग, प्रिजन कैसे हुआ, या गैंगस्टर से पूछते हो कि वो कैसे गैंग मेंबर बन गए। तो सिर्फ एक पार्ट प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे हुआ। तो वो अगर वो जब वो बताते अपना कहानी बताते कि हम कैसे क्रिमिनल बने, या कोई बताता है कि अम, जब वो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको एड्स हुआ है तो किस तरीके से मतलब उन्होंने कोप किया। वो चीज़ जब होता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने की कोशिश जब करते हैं, उसको कैटेगरिकल अप्रोच बोलते हैं। अब जो होलिस्टिक अप्रोच है, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ द लाइफ स्टोरी है, उनके पर्टिकुलर लाइफ स्टोरी है। जैसे कि तेंदुलकर का जो बचपन था और जब उन्होंने कोचिंग किया था, आई थिंक अजीत था, अजीत या कौन उनके जो कोच थे, उन्होंने कैसे उनका पूरा क्रिकेटिंग करियर को इन्फ्लुएंस किया, ये जानने की कोशिश करते हो। तो दैट इज़ मोर ऑफ अ हॉलिस्टिक अप्रोच। अब कैटेगरिकल अप्रोच में क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों से हम पूछते हैं कि कैसे मतलब कैसे वो प्रिजन में कैसे अपने आप को प्रिजन के साथ अडेप्ट कर कर चुके हैं, या कैसे करते हैं अपने आप को अडेप्ट। तो एक प्रोसेस उनके बारे में पूछते हैं, या जो विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस होता है, कोई रेप विक्टिम है या कोई किसी के मर्डर जो हुआ है उनके फैमिली मेम्बर्स से पूछते हैं कि कैसे प्रोसेस हुआ, उनको विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस कैसे उनको फील हुआ, क्या क्या फील हुआ, ये सारी चीज़ें जब होता है उनको, तो उसको बोलते हैं हम कैटेगरिकल एनालिसिस। अब होलिस्टिक एनालिसिस होती है कि एक पर्टिकुलर इवेंट जो है लाइफ में, तो उसने जो आदमी है, जो पर्सन है, एक पर्सन है, उसके आदमी औरत, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज लाया या कैसे इफ़ेक्ट किया। कि मान लो एक किसी लेडी के साथ रेप हुआ है, तो उस रेप की वजह से उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक एनालिसिस। इसमें सिर्फ प्रोसेस पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बट हम ये जानने की कोशिश करें कि वो इवेंट की वजह से लाइफ में क्या डिफरेंस आया है या कैसे चेंज आया है। अब दूसरा फॉर्म ऑफ एनालिसिस है, दूसरे तरीका है नैरेटिव एनालिसिस को देखने के, तो वो है कंटेंट वर्सेस फॉर्म। उसमें क्या होता है कि एक हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस देते हैं, दूसरा हम फॉर्म पे फोकस देते हैं। जब कंटेंट ऑफ द स्टोरी पे जब हम फोकस करते हैं कि क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कौन वहाँ पे प्रेजेंट थे, अलग अलग लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, और जो ये तो है कि बहुत ही सरफेस कंटेंट है, इसमें सबको पता है कि क्या क्या हुआ, कौन था, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा लेटेंट कंटेंट की किसी का मकसद क्या था, उसका मकसद या उसका इंटेंशन क्या था, पर्टिकुलर चीज़ें जो है
उसका क्या इम्पोर्टेंस था, कहानी जो बता रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस था उस चीज़ से। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई क्राइम के बारे में अगर बात कर रहे हैं और हम क्राइम में पूछना चाहते हैं, गवाह से पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, कौन कौन थे वहाँ पे जब क्राइम हुआ था, अलग अलग लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था उस वक्त, तो ये हुआ सरफेस कंटेंट। अब हम किसी क्रिमिनल से पूछ रहे हैं, किसी और चीज़ से पूछ रहे हैं, तो उन उनसे अगर हम पूछ रहे हैं कि उनका क्या मोटिव था, उन लोगों का जो मोटिव था क्राइम कमिट करने का, और पर्टिकुलरली पर्टिकुलर चीज़ क्या सिंबलाइज करता है एक पर्टिकुलर आदमी के लिए। जैसे कि जो जैक द रिपर केस में थे उसमें ब्लॉन्ड बाल वाले जो है, जो गोल्डन कलर हेयर वाले, उन लोग वुमेन को वो टारगेट करते, तो गोल्डन जो है हेयर उसको वो उन उसके लिए क्या मतलब रख रहा था, बिकॉज उसकी मदर का जो हेयर है वो भी सेम कलर का था, तो उसके लिए वो एक ट्रॉमेटाइजेशन था, बिकॉज उसकी मदर ने उसको कभी भी प्यार नहीं किया था और उसको अच्छा नहीं लगता था ये मदर, तो इसलिए वो उसी को टारगेट करता। उसके लिए जो बाल था सिर्फ एक बाल नहीं था, बट एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन था, सिंबल ऑफ हेट था, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब कॉन्ट्रास्ट में जो है, जब हम सिर्फ फॉर्म पे फोकस करते, कंटेंट पे फोकस नहीं करते कि उसने कहा क्या है, उसके अंदर क्या है, उस पे फोकस नहीं करके उस पे फोकस करते हैं कि उसने जो कहानी बताया था उसका प्लॉट क्या है, उसका सीक्वेंस क्या सही था या नहीं था। जैसे कि मूवीज़ में भी होता है कि 20 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल पहले, वो अलग अलग दिखाते हैं। कई मूवीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आप पहले का बता रहे हैं या आगे का बता रहा है या अभी का बता रहा है। तो कैसे कहानी क्या है, उसका प्लॉट या जो स्ट्रक्चर है, क्या उस सीक्वेंस है, क्या वो सही तरीके से बताया है या नहीं नैरेटर ने। यही सारी चीज़ें अगर आप एनालाइज करने चाहते हो, किस तरीके का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सिंपल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, टपोरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, अभद्र लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, व्हाट आर द अब्यूजेज यूज़ कर रहा है, तो किस तरीके का यूज़ कर रहा है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज है जिसको बार बार वो रिपीट कर रहा है, या कोई चीज़ उसको वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बचाने के लिए अगर वो बोल रहा है कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की थी लेकिन मैं तो उस वक्त बच्चा था, या कोई बोलता है कि मुझे मैंने चोरी की थी या मैंने क्राइम की थी बट मैं मजबूर था, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, तो दीज टाइप ऑफ लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो प्लॉट कंटेंट है उसमें हम कंसिस्टेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज, स्पेशली जो पुलिस वाले हैं वो भी हालांकि रिसर्च नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में, बट ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या, या गवाह है क्या, वो बार बार वही चीज़ बता रहा है, कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ बता रहा है कि बार बार वो अपनी कहानी को चेंज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है। क्या अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था एक्चुअली, तो गवाह से आप पूछ रहे हो कि हुआ क्या था, कौन सा क्या चीज़ कैसे कैसे सीक्वेंस हुआ था, टाइमलाइन क्या था, इवेंट को आप मुझे ढंग से समझाइए। तो एक तरीके से ये भी एक प्लॉट या कंटेंट का एनालिसिस ही हुआ है, जो कि गवाह के इंटरव्यूएशन में या जो है वो पुलिस वाले भी यूज़ करते हैं और हम रिसर्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब लैंग्वेज में देखने की कोशिश करते हैं तो लैंग्वेज में वर्ड्स एक यूनिट ऑफ एनालिसिस बन जाता है कि किस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहा है एक इंसान, मतलब किस टाइप की वोकेबलरी, क्या बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश यूज़ कर रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी इंग्लिश टीचर जागृति मैम की बात करें तो वो किस टाइप के लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, दूसरा टीचर कैसा यूज़ कर रहा है, तो आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। दैट इज़ वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एज एन यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब जो प्रोफैनिटी है, एक्सक्लेमेशन, अब अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के यूज़ करते हैं। ओल्डर एडल्ट जब हम जब बात करते हैं मौत के बारे में, तो हो सकता है या किसी सीरियस चीज़ के बारे में, तो कई कबार गालियाँ या अब्यूज़िव वर्ड्स निकल सकते हैं, एक्सक्लामेशन निकल सकते हैं, उड़ी बाबा, मतलब ऐसे टाइप के एक्सक्लामेशन,
है माँ, वो सारी चीज़ें एक्सक्लामेशंस। तो ये सारी चीज़ों को भी फोकस कर सकते हैं, सिर्फ वर्ड्स पे नहीं, लेकिन किस तरीके के वो अब्यूजेस, किस तरीके के एक्सक्लामेशंस एक पर्टिकुलर पर्सन यूज़ कर रहा है। अब जब यूनिट और फोकस ऑफ एनालिसिस, कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ यूनिट एंड फोकस ऑफ एनालिसिस पे हम जब यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नैरेटिव एनालिसिस में। जैसे कि होलिस्टिक और कंटेंट, होलिस्टिक और फॉर्म दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरिकल कंटेंट और कैटेगरिकल फॉर्म, ये चारों ही यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने बताया था होलिस्टिक और एक जो है होलिस्टिक और कैटेगरिकल, वो एक कैटेगरी टाइप होता है, दूसरा होता है एक कंटेंट और फॉर्म। तो इनके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को देख के हम होलिस्टिक कंटेंट, होलिस्टिक फॉर्म, कैटेगरिकल कंटेंट और कैटेगरिकल फॉर्म के अलग अलग टाइप के नैरेटिव एनालिसिस हो सकता है। जो डेटा है वो स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसके नैरेटिव इंटेंट को जब हम इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, जब कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग इम्पॉर्टेंट होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई कहानी बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई अंडर ट्रायल अपनी कहानी बता रहा है, तो वो कोई और आप उनको ये लगता है कि आप किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या आप एनजीओ से आए हो, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि वो किस तरीके से आपको बता रहा है। वो अपने आप के लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वो ऐसा कोशिश करेगा कि वो अपने आप को इनोसेंट पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम प्रिजन के बारे में किसी को पूछा तो सेटिंग, फिर अगर आप उनके एसपी या जेलर के ऑफिस में ले रहे हो और वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उससे उसकी कहानी अलग ही बन जाएगा। वो आप अलग से उसके बैरक में पूछ रहे हो तो उसकी कहानी अलग ही हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई कहानी बता रहा है या कोई अपने बारे में बता रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट के जो बात हम कर रहे हैं, तो जब कोई कहानी बता रहा है, तो उसमें सिर्फ कहाँ कहानी बता रहा है सिर्फ ये नहीं इम्पोर्टेंट होता है। जो रिसर्चर और जो कहानी बता रहा है उसके इंटरपर्सनल डायनामिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लो कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे कोई मुस्लिम है और आप मुस्लिम के रेडिकलाइजेशन के बारे में उनसे पूछ रहे हो, तो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को जब कहानी बताएगा उसका कॉन्टेक्स्ट उसका अलग ही रहेगा। अगर आप एक हिंदू हो के आप किसी मुस्लिम से पूछ रहे हो उसके बारे में, फिर वो कॉन्टेक्स्ट अलग रहेगा, आपकी जो वो कहानी बताएगा वो अलग ही होगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, जो रिसर्चर और जो रिस्पोंडेंट है उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जो नैरेटिव इंटेंट है उसके दो पहलू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि कहानी क्यों बताया जा रहा है, वाई वी मस्ट आस्क द स्टोरी बीइंग टोल्ड, कि आप कहानी क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको क्यों इम्पोर्टेंट है ये किसी को जानना। आप किसी प्रिजनर को पूछते हो कि प्रिजनाइजेशन में कैसा प्रोसेस हो रहा है या उनको कैसा लग रहा है, या किसी रेप विक्टिम को पूछ रहे हो कि क्या फीलिंग्स है, या डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम को पूछ रहे हो, तो क्यों आप ये स्टोरी उसकी अपनी कहानी जानने की क्यों कोशिश कर रहे हो। और स्टोरी जो है वो तो आपने पूछ लिया, और जो बता रहा है उसका क्या मोटिवेशन है, क्या वो ऐसे ही आपको बता रहा है, या आप एनजीओ से आए हो या किसी और जगह से आए हो उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं इसलिए वो आपको बता रहा है, या आपने बोल दिया कि मुझे डीजी सर ने भेजा है, डीजी प्रिजन से भेजा है और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो उसका मोटिवेशन तब दूसरा ही होगा। क्या मोटिवेशन है, किस इंटेंट से वो आपको कहानी बता रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कभी भी इंसान कुछ बता रहा है, आपको कहानी बता रहा है, तो एक उसका इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नैरेटिव क्वेस्ट भी बोलता जाता है उसको, कि उसका जो नैरेटिव है उसका जो कोहेरेंस है, मतलब एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, और वो जो बता रहे वो एक सच भी होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें को इंश्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा डाइसी भी हो जाता है, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रिस्पोंडेंट और जो रिसर्चर है उनका भी
जो रिलेशन है वो बहुत मैटर करता है। कैन बी वो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एलजीबीटी का कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो खुद ही एलजीबीटी है, या कोई एड्स पेशेंट है और वो रिसर्चर भी अगर एड्स पेशेंट है, तो इनसे जो स्टोरी टेलिंग का है वो नेचर ही बदल जाएगा आप, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट रहेगा। हाउ डू यू मैनेज टू डिफरेंसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो, जो वो बता रहा है उसको आप इंटरप्रेट करके कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है वो क्वेश्चन से रिस्पोंडेंट को ऑफेंसिव लग जाए उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो साइकोलॉजी जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें करने के लिए बोला था इंटरव्यूज़। तो किसी एक मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि आपको मौत के बारे में क्या है आपका ओपिनियन। तो हो सकता है एक क्वेश्चन या जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो तो उससे उनको बुरा लग जाए। अगर वो कोई कहानी बोल रहे थे कि आप मैं ये करता था, मैं ये था, तो आपने ये बोल दिया कि हाँ, तो आप मतलब बहुत गरीब थे। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन आप अगर लगा दे के बोलते हो तो हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को बुरा लग जाए। अब नैरेटिव एनालिसिस में स्टेप बाय स्टेप है। पहले तो कोई अपना कहानी बता रहा है, लाइफ हिस्ट्री, या कोई अपनी प्रिजन में अपनी पूरा का जो है बिताए हुए पल के बारे में बता रहा है, तो उसकी स्टोरी को आपको कंपाइल करना चाहिए, एक साथ इकट्ठा करके कंपाइल करना चाहिए। फिर उसके कंटेंट को एनालाइज करना चाहिए। फिर वो किस तरीके से वो बता रहा है, क्या है उसका सीक्वेंस, डिस्कोर्स, उसका कॉन्टेक्स्ट कि क्यों क्यों और क्यों बता, कैसे बता रहा है, कहाँ पे वो बता रहा है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर उसको उसके बारे में डीप एनालिसिस करके आपको इंसाइट और उसके मतलब जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप अलग अलग स्टोरीज़ को कंट्रास्ट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मान लो कि आप प्रिजन्स में देख रहे हो तो अलग अलग चीज़ों पे देख सकते हो। एक यंग प्रिजनर कैसे फील कर रहा है और एक ओल्ड प्रिजनर का क्या फीलिंग है। एक पर्टिकुलर रेडिकलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक मुस्लिम का अलग मतलब ओपिनियन क्या है, एक हिंदू का ओपिनियन क्या है, या आप मतलब अलग अलग चीज़ देख रहे हो। एक पुलिस ऑफिसर के बारे में देख रहे हो तो एक कांस्टेबल का क्या डिफरेंट स्टोरी है, एक इंस्पेक्टर का क्या स्टोरी है, वो कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। आप बैकग्राउंड वेरिएबल्स के बारे में भी आप देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जेंडर के बारे में, अगर कोई जेंडर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में आप कुछ कहानी पूछ रहे हो, या कोई उसके ओपिनियंस वगैरह पूछ रहे हो, या उनके चाइल्डहुड एक हरियाणा में भी है या कोई और ऐसे स्टेट्स में, कि आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फ्रीडम यू गेट एज अ चाइल्ड। तो हो सकता है एक फ़ीमेल और मेल में डिफरेंस हो, उनके ओपिनियन में डिफरेंस, उनकी कहानी में डिफरेंस नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड वेरिएबल्स का भी इफ़ेक्ट देखना चाहिए, जेंडर, एज वगैरह टाइप का। और फिर अलग अलग स्टोरी को आपको मतलब पढ़ के फिर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उनको अलग अलग उसके जो स्टोरी से क्या उभर के निकल रहा है थीम। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस में था, मैं जब कोई एक इंटरव्यू मतलब रिसर्च कर रहा था, उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस में ये निकल के आया था कि मतलब एक लेडी थी, वो अपने हस्बैंड को माफ़ करना चाहती थी, बट शी वॉज नॉट रेडी टू फॉरगिव आवर मदर इन लॉ, बिकॉज उसमें उसको यही लग रहा था कि मदर इन लॉ ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वही इंस्टिगेट कर रही है उसके हस्बैंड को। तो स्टोरीज से क्या थीम्स निकल रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ मदर इन लॉ, क्या समझ आ रही है आपको उस कहानी से, ये सारी चीज़ भी आपको लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ नैरेटिव एनालिसिस। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कॉल मी, इट्स अ बिट मतलब कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हम कर नहीं पा रहे हैं उसको एक्सरसाइज। अगर क्लास शुरू होती है तो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी, मतलब आप कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से